आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएस जौहर की। आईएस जौहर जो चार्ली चैपलिन कहलाना अपनी बेइज्जती मानते थे और जिन्होंने एक वक्त में बेनजीर भुट्टो को दिया था हीरोइन बनने का ऑफर, जिन्होंने 5 शादियां की और फिर 5 तलाक भी लिए। जी हां, आईएस जौहर एक ऐसा कलाकार जो एक्टर भी था, राइटर भी, फिल्में प्रोड्यूस भी की और डायरेक्शन भी किया। कुछ लोगों ने उनकी फिल्मों को बी ग्रेड माना, सरकारी योजनाओं का मजाक बनाने पर फिल्में बैन भी हुई, मगर जौहर एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज थे। वो रिश्ते में प्रोड्यूसर यश जौहर के बड़े भाई थे, यानी करण जौहर के ताऊ। आईएस जौहर जितने अलबेले कलाकार थे उतनी ही अतरंगी उनकी जिंदगी थी। उनका एक जुड़वा भाई भी था जिसने उनकी ही गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। जब उसने कोई क्राइम किया तो जेल में इनको डाल दिया गया। जौहर का अपनी पत्नी से तलाक लंबे समय तक चर्चा का मुद्दा रहा, क्योंकि उस समय आजाद भारत के रजिस्टर्ड तलाकों में से एक था। इन्होंने 5 शादियां की और 5 तलाक भी लिए। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला समझौते के लिए अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ भारत आए थे, तो जौहर ने बेनजीर को अपनी फिल्म की हीरोइन बनने तक का ऑफर दे दिया था। जौहर खुद भी पाकिस्तान के निवासी थे। एक शादी में भारत आए और उसके बाद लाहौर में ऐसे दंगे शुरू हुए कि इन्हें भारत में ही बसना पड़ा। महमूद के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही। अपने ही नाम इन्होंने 7 फिल्में भी बनाई। इन्हें इंडियन चार्ली चैपलिन कहा जाता था, लेकिन ये चार्ली चैपलिन कहलाना अपनी बेइज्जती मानते थे। इंद्रजीत सिंह जौहर उर्फ आईएस जौहर, इनका जन्म 16 फरवरी 1920 को तलागंग झेलम जिले में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया। इनका एक जुड़वा भाई भी था। दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी कि कई बार उसकी बदमाशी पर इनकी पिटाई हो जाती थी। जिस लड़की को ये बचपन से प्यार करते थे उससे इनके जुड़वा भाई ने शादी कर ली। ये तो काफी होशियार और पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन इनका जुड़वा भाई एक अपराधी था। एक बार तो ये भी हुआ कि इनके भाई के अपराध के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। ये किस्सा खुद आईएस जौहर ने 1957 में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सुनाया था। पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने डबल एमए किया था, पहला इकोनॉमिक्स में और फिर दूसरा पॉलिटिकल साइंस में। इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने एलएलबी की भी पढ़ाई की। उस जमाने में एक साथ इतनी डिग्री हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1947 में आईएस जौहर अपने पूरे परिवार के साथ एक शादी अटेंड करने पाकिस्तान के लाहौर से पटियाला आए थे। इसी बीच लाहौर में दंगे ऐसे भड़के कि इनका परिवार वापस ही नहीं जा सका। कुछ समय बाद खबर आई कि शाह आलमी बाजार को पूरी तरह जला दिया गया है। ये वही हिंदू कॉलोनी थी जहां इनका घर हुआ करता था। इसके बाद इनका परिवार कभी लाहौर लौटा नहीं और दिल्ली में ही बस गया। आईएस जौहर नौकरी के सिलसिले में जालंधर में ही रहे, लेकिन फिर 1949 में ये मुंबई चले आए। आईएस जौहर लिखने में माहिर थे। उन्होंने फिल्म एक थी लड़की लिखी थी। ये स्क्रिप्ट 40 के दशक के रूप के शौरी को खूब पसंद आई और उन्होंने इस टाइटल के साथ एक फिल्म बना डाली। ये बतौर लेखक इनकी पहली फिल्म थी। साथ ही इन्होंने फिल्म में एक हास्य कलाकार का भी किरदार निभाया था। ऐसे में बतौर एक्टर भी इनकी पहली फिल्म रही। अभिनय के साथ साथ आईएस जौहर ने 12 फिल्मों का निर्देशन भी किया और करीब 4 फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें 1960 में आई बेवकूफ, 1965 में आई जौहर महमूद इन गोवा, 1974 में आई 5 राइफल्स और 1978 में आई नसबंदी शामिल है। आईएस जौहर के निर्देशन में बनी फिल्में नास्तिक, श्रीमती जी, श्री नगद नारायण, हम सब चोर हैं, ये सभी फिल्में ए ग्रेड रहीं, लेकिन इन्होंने जिन भी फिल्मों को खुद बनाया वो हमेशा बी ग्रेड कही गईं। 1954 में आईएस जौहर ने नास्तिक फिल्म लिखी और इसे डायरेक्ट भी किया। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो जिंदगी के दुखों से परेशान होकर नास्तिक बन जाता है। ये कहानी उन्होंने बंटवारे के मंजर को देखकर अपने अनुभवों पर लिखी थी। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में यश चोपड़ा उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जो बाद में बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर बने। इनके तलाक का किस्सा भी बड़ा अजीब है। इन्होंने 5 शादियां की और 5 बार तलाक भी किया। 1942 में आईएस जौहर ने लाहौर में रहते हुए रामाबाई से शादी की थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए। कुछ सालों बाद 1949 में आईएस जौहर ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और ये उस दौर की बात है जब तलाक एक कुप्रथा मानी जाती थी। इनका तलाक आजादी के बाद शुरुआती रजिस्टर्ड तलाकों में से एक था। इन्होंने 5 शादियां की और 5 बार तलाक लिया। इन्हें ही फिल्म इंडस्ट्री में तलाक का ट्रेंड लाने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने एक्ट्रेस सोनिया साहनी से भी शादी की, जिन्होंने इन्हीं की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। अपनी पहली पत्नी के अलावा इन्हें किसी से भी कोई बच्चे नहीं हुए।
1965 में आईएस जौहर ने अपने नाम पर फिल्म जौहर महमूद इन गोवा डायरेक्ट की और इसमें पैसे भी लगाए। फिल्म हिट होते ही ये इतने उत्साहित हो गए कि इन्होंने लगातार अपने ही नाम पर फिल्में बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने करीब 7 फिल्मों में अपना नाम जौहर ही रखा। 1965 में आई जौहर महमूद इन गोवा, 1966 में आई जौहर इन कश्मीर, 1967 में आई जौहर इन बॉम्बे और 1968 में आई मेरा नाम जौहर। इसके अलावा 1971 में आई जौहर महमूद इन हांगकांग। एक बार 1957 में आईएस जौहर को लंदन में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बतौर स्पीकर बुलाया गया था। स्टेज पर उन्हें बुलाते हुए पॉपुलर अमेरिकन प्रोड्यूसर ने उन्हें इंडियन चार्ली चैपलिन कहा। ये स्टेज पर पहुंचे और कहा, ये पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे इंडियन चार्ली चैपलिन कहा हो। इससे पहले भी मेरी कई बार इस तरह से तौहीन की गई है। मेरी जिंदगी कई दुर्भाग्यों से भरी रही है। या तो मुझे दूसरों के कुकर्मों का क्रेडिट मिला या मेरे अच्छे कर्मों का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। 50 के दशक की बात है। उन दिनों बीआर चोपड़ा की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। निराश हुए बीआर चोपड़ा ने फिल्मी दुनिया छोड़कर पत्रकारिता में जाने का फैसला कर लिया। बीआर चोपड़ा और आईएस जौहर लाहौर से दोस्त थे। पूरी कहानी जानने के बाद आईएस जौहर ने अपनी लिखी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट उन्हें सौंप दी और फिल्म बनाने का हौसला दिया। बीआर चोपड़ा ने ऐसा ही किया। इसके बाद फिल्म अफसाना 1951 में रिलीज हुई और बीआर चोपड़ा का करियर फिर से पटरी पर आ गया। वो इसका इतना एहसान मानते थे कि उन्होंने अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के बजाय उन्हें इनके पास भेज दिया। आईएस जौहर हुनर के इतने पक्के थे कि फिल्मों के अलावा ये असल जिंदगी में भी हाजिर जवाबी से लोगों की बोलती बंद कर दिया करते थे। बड़ी बड़ी महफिलों में इन्होंने कई लोगों का ऐसा मजाक बनाया कि लोग इनके सामने आने से झिझकने लगे। 1978 में जब मेनका गांधी ने सूर्या नाम की मैगजीन लॉन्च की थी तो इस मैगजीन का एक हिस्सा आईएस जौहर के खाते में आया। वो इस मैगजीन में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग यानी सटायर लिखा करते थे। पॉपुलर फिल्म फेयर मैगजीन में भी इनका एक कॉलम छपता था जिसका नाम था क्वेश्चन बॉक्स। ये कॉलम बेहद पॉपुलर था। इसमें लोगों के राजनीति और दूसरे मुद्दों से जुड़े सवालों पर ये बड़े मजेदार अंदाज में जवाब दिया करते थे। जिसका सवाल सबसे मजेदार होता था उस व्यक्ति को 50 रुपए का इनाम मिलता था। इन्होंने 1958 की हॉलीवुड फिल्म हैरी ब्लैक से हॉलीवुड डेब्यू किया। इसके अलावा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेथ ऑन द नाइल जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। फिल्म हैरी ब्लैक के लिए इन्हें बेस्ट ब्रिटिश एक्टर की कैटेगरी में बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। ये नॉमिनेशन हासिल करने वाले ये पहले इंडियन एक्टर थे। आईएस जौहर को क्रिकेट के साथ साथ राजनीति में भी खासी दिलचस्पी थी। ये अपने मजाकिया अंदाज से कई राजनेताओं की बोलती बंद कर दिया करते थे। इनके मजाक की भेंट समाजवादी पार्टी के नेता राज नारायण भी चढ़ गए थे। जब गुस्से में उन्होंने ऐलान किया था कि नारायण जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। नारायण इनसे खूब परेशान रहते थे और शायद इनका यही बर्ताव लोगों को नापसंद था। इन्हें राजनीति में ऐसी दिलचस्पी थी कि ये किसी भी राजनीतिक कैंपेन या बड़े फैसले का मजाक अपनी फिल्मों के जरिए बनाया करते थे। जब गोवा को आजाद करवाने की बात हो रही थी तो उन्होंने इसी मुद्दे पर जौहर इन गोवा बना डाली। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने जौहर इन कश्मीर बनाई। बांग्लादेश का विवाद हुआ तो उन्होंने जय बांग्लादेश फिल्म से नेताओं का खूब मजाक उड़ाया। 70 के दशक में कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए नसबंदी कैंपेन के जरिए बर्थ कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की थी। इस मुद्दे पर आईएस जौहर ने फिल्म नसबंदी बनाई जो 1978 में रिलीज हुई। फिल्म में नसबंदी कैंपेन का ऐसा मजाक बनाया गया कि बेइज्जती के डर से कांग्रेस सरकार ने ही इस फिल्म पर बैन लगा दिया। इमरजेंसी पर लिखे गए इनके एक प्ले पर भी रोक लगाई गई थी। 1982 में इनका लिखा हुआ एक प्ले भुट्टो भी बैन कर दिया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को हार मिलने के बाद 1972 में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे। मकसद था शिमला समझौता। जुल्फिकार के साथ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी भारत आई थीं। आईएस जौहर इतने बेबाक थे कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे के बीच 18 साल की बेनजीर भुट्टो को अपनी फिल्म में हीरोइन बनने का ऑफर दे दिया। उनके इस ऑफर की भारत समेत बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हुई। आइए अब जानते हैं कि फिल्म का ऑफर मिलने पर बेनजीर भुट्टो का जवाब क्या था। असल में बेनजीर ने इस बात पर नाराजगी नहीं जताई और शालीनता से उन्हें जवाब दिया कि वो जीवन में कुछ और करना चाहती हैं। आईएस जौहर ने भले ही अपनी फिल्मों से लोगों को खूब गुदगुदाया हो, लेकिन उनके मजाकिया मिजाज के कारण लोग उनसे दूर होने लगे थे। 70 के दशक में जब लोगों का साथ छूटता गया तो ये अकेले ही रहने लगे। इनके साथ इनके 2 बच्चे अनिल और अंबिका भी रहते थे। कुछ लोग तो इन्हें पागल भी समझने लगे थे।
10 मार्च 1984 को आईएस जौहर का लंबी बीमारी से निधन हो गया। इन्होंने अपनी मौत से 2-3 दिन पहले ही अपने बच्चों से कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनके मरने पर किसी को खबर की जाए। ऐसे में जब उनका निधन हुआ तो बच्चों ने किसी को खबर नहीं दी। चंद लोग इकट्ठा हुए जो इन्हें सायन इलेक्ट्रिक शमशान ले गए और वहां जल्द से जल्द इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आईएस जौहर ने अपने बेटे के सामने एक और अंतिम इच्छा रखी थी और वो ये थी कि जब उनकी मौत की खबर अखबार में छपे तो अखबार उन तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है आईएस जौहर के बारे में इतना कुछ जानना आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस सुनना या देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।